शिक्षकगण और हमारे प्यारे बच्चे, सुप्रभात। सुप्रभात। और स्वतंत्रता दिवस की कोटिशः शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं भारत को स्वतंत्र कराने में जितने भी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी रहे या जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा भारत को स्वतंत्र कराने की कामना की, जिनके बलिदानों से, बलिदान स्वयं का हो, बलिदान अपने भविष्य का हो, बलिदान परिवार के सदस्यों को छोड़कर काम करना हो, उन सभी ज्ञात और ज्ञात स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को सादर प्रणाम। और आपका ऋणी हूं कि आज स्वतंत्र देश में हूं। लेकिन जब भी कभी सोचता हूं कि क्या सच में इतने वर्षों बाद भी हमारा देश हर तरह से स्वतंत्र है क्या, तो उस पे आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि स्वतंत्रता की किरणें हर गांव, कस्बे और वहां रहने वाले भारतीयों तक आज भी नहीं पहुंची है। आज भी 15 अगस्त के दिन आपको खेतों में काम करते किसान यह बता नहीं सकेंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस है। मतलब शिक्षा का अभाव यहां तक है। केवल शिक्षा की ही बात नहीं, हम आज भी बहुत से क्षेत्रों में दूसरे देश पर निर्भर करते, हमारी आर्थिक ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक परिदृश्य को भी दूसरे देश बदल देता है। वो जैसा चाहता है वैसा हमें मोड़ देता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं अपने देश के सीमावर्ती देश बांग्लादेश के विषय में उदाहरण स्वरूप रखना चाहता हूं। ये बांग्लादेश जो अस्तित्व में 1971 में आया, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो दो देश बना, हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान दो भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। आवागमन का साधन भी बहुत नहीं था और अपने देश की राजधानी जाना आना भी मुश्किल था। वहाँ के कद्दावर नेता, स्वाधीनता संग्राम के सेनानी मुजीबुर रहमान साहब, जिन्होंने अलग बांग्लादेश की कल्पना की और श्रीमती इंदिरा गांधी के सहयोग से, कई उस समय जो प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके सहयोग से वह देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज मैं बता दूं कि अभी जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, निवर्तमान प्रधानमंत्री, जिनको देश छोड़कर भागना पड़ा, और वहां जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके पीछे अमेरिका का नाम आ रहा है, पत्रकारों के जरिए और जांच के जरिए भी। ऐसा नहीं है कि केवल उसमें पाकिस्तान है, अमेरिका है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। हम कहेंगे कमोबेश
हमारा भारत भी है उसमें। उसको उथल पुथल मचाने में क्यों अपने ऊपर आश्रित नहीं है। शेख हसीना की सरकार गई और महंगाई वहां चरम पे पहुंच गया। पाकिस्तान की तरह वह 300-400 रुपये किलो आटा चावल बिकना शुरू हो गया। अनाज की मारामारी हो गई। कृषि बहुत उन्नत नहीं है, जबकि वह एक छोटा सा देश 17 करोड़ की आबादी वाला, उससे ज्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है। वह अनाज पे भी निर्भर नहीं है, शिक्षा पर निर्भर नहीं है, उद्योग पर निर्भर नहीं है, किसी भी तरह नहीं है। उस परिदृश्य में हम अपने देश को देखते हैं तो हमारे यहाँ भी बाजार में मेड इन चाइना भरा पड़ा है। हर बच्चे के हाथ में जो कलम, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, रबर, कटर, छोटे छोटे खिलौने, आज जो सड़क पर आप देख रहे हैं ये सारे चाइनीज हैं, चाइना से आते हैं। आपको बता दें कि ये चीज अगर बंदिश कर देने के बाद भी हम चाहेंगे तो हम तुरंत अपने ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, उद्योग नहीं है। हमारा छोटा सा देश जापान है। 47 में भारत आजाद हुआ, 1947 में, और 45 में वह छोटा सा देश जहां के 1942 से 45 तक में जो द्वितीय महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, उसमें 1.25 लाख लोग मरे तो हमारे देश में भी 14 अगस्त को से लेकर के 1948 तक कहिए, जो धर्म के आधार पर लोगों को जाना आना था, उसका आंकड़ा उस समय बहुत ज्यादा है। 1.25 लाख से कई ज्यादा है। 1 लाख लड़कियों का तो कोई, स्त्रियों का कोई नामो निशान नहीं मिला कि वो लड़कियां मरी या जिंदा है या कहीं गई। भारत विभाजन के समय ये त्रासदी है। विभाजन ऐसे नहीं हो गया। बहुतों ने बहुत कुछ खोया। जिसका राजमहल था वो भिखारी बनकर के दूसरे देश में चला आया। आज भी है बांग्लादेश में ये स्थितियां। घर है, मकान है, उद्योग है, धंधे है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, आलीशान मकान है, किसी की चिंता नहीं करते। क्या वीतराग है, वो केवल चिंता करता है हमारी जान कैसे बचे, हमारी इज्जत आबरू कैसे बचे, हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं, इसकी चिंता है। यह स्थितियां अपने देश में भी आने वाली है अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते। तो मैं बता रहा था कि जापान के 1.25 लाख व्यक्ति वहां मारे गए। 2 बड़े महानगर उसके ध्वस्त हो गए, लेकिन आज भी वह दुनिया की महाशक्तियों में से एक है। और बड़े से देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कई देशों का वह समूह है, उसको छोटा सा देश जापान चुनौती देता है। हम चुनौती नहीं दे पाते, इसलिए नहीं दे पाते कि हमारी सोच अलग है। वहां बच्चे खेलने जाते हैं, एथलीट्स बनते हैं, घर में उसको बहुत सारे क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, और वहां कोई भी आदमी बैठा नजर नहीं आता है। जापान में स्कूल से भी बच्चे आएंगे ना तो आपके यहाँ भी कलम आती है मेड इन जापान, खिलौने आते हैं मेड इन जापान, तो घर में बैठ करके लोग उसको तैयार करते हैं, असेंबल करते हैं। वो प्लास्टिक का सब जगह वो बन के तैयार होता है, किलो वाइज घर घर पहुंचा दिया जाता है और सब लोग उसको असेंबल करते हैं। उस असेंबल करने में जो बच्चे स्कूल से आते हैं वह भी हाथ बटाते हैं, वह भी इतना असेंबल कर देते हैं अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ, कि उस दिन जो वह खाना खाता है या उसके पीछे जो खर्च है उसका वह आ जाता है। यह घर घर का औद्योगिक क्रांति है। वह घर घर का औद्योगिक क्रांति हमारे घर में, हमारे यहाँ नहीं आया। राम मनोहर लोहिया जी ने इसके लिए कुटीर उद्योग की बातें की थी, कर्पूर ठाकुर जी ने घर घर कुटीर उद्योग की बातें की थी। वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हमारे यहाँ तक नहीं पहुंचा। सो मेरा कहने का
कि केवल उसी पर नहीं है, लहसुन आता है हमारा दूसरे देश से, हमारा उपजता नहीं। हमारे हाथ में जितना मोबाइल है, मोबाइल का सारा डिवाइस जो उसमें प्लास्टिक का जितना भी जो भी चीज़ बनता है सब चाइना में बनता है, चाइना से आता है। हम कहते हैं कि वो चाइना नज़र भी रखता है। नहीं तो आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और तुरंत उस तरह का एक चीज़ सर्च कीजिए, उस तरह का चीज़ आपके पास आते जा रहा है। आप खुश हैं कि हमने एक सर्च किया वो सब कुछ आ रहा है। आपको दुख होना चाहिए कि मैं कुछ चाहता हूं तो वो कैसे जान जाता है? वो जानता है कि मेरा सेक्रेसी वो गायब हो रहा है, वो चुरा रहा है, वो मेरा सेक्रेसी देख रहा है, वो सैटेलाइट के जरिए हमारे ऊपर निगाह डाले हुआ है, मेरे हर कार्य और अच्छे सुख या बुरे कार्यों का वो अवलोकन करता है। हम अपने बच्चों को वहां तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? हम वैसा इंजीनियर क्यों नहीं बना सकते? दुनिया का सबसे बड़ा आईटी क्षेत्र का गूगल, उसका चीफ सबसे बड़ा पदाधिकारी वो भारतीय है। किसी भी तरह से जहां भी इंजीनियर डॉक्टर बड़ा दिमाग का बैठा है वो भारत का है। फिर भी हम भारत में वो क्यों नहीं कर पाते? हम वैसा क्यों नहीं सोच पाते? इसलिए नहीं सोचते कि हम मानसिक रूप से जगे नहीं हैं। अगर हम मानसिक रूप से जगें, जैसे जामवंत ने जगाया हनुमान जी को, पवन सुताबल पवन समाना काचुप साधी रहा बलवाना। क्या पवन पुत्र हैं आप? बचपन में भूख लगी, मां से खाना मांगा, नाश्ता मांगा, नहीं दिया तो सूर्योदय हो रहा था और आपने भगवान सूर्य के लाल सूर्य को आपने निगल लिया। आप तो बचपन में ये कारनामा कर चुके थे। तो 75 किलोमीटर श्रीलंका जाने में आपको कितना समय लगेगा? लंका जाने में आपको कितना समय लगेगा? और यह सब सोचा तो सोचिए कि वो उछल पड़े। हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि लंकापति रावण पर विजय हासिल करने वाले केवल 2 वन्य कुमार, क्योंकि अयोध्या के राजा नहीं थे, निष्कासित थे या 14 वर्षों तक वनवास भोग रहे थे। वो 2 वन्य कुमारों ने लंकापति रावण पर विजय हासिल कर लिया उस समय, जिनके राज्य में कहिए कि सभी देवी देवता गुलाम रह रहे थे, महाशक्तिशाली था। उन 2 राजकुमारों ने जब राजगद्दी पे बैठे और सीता माता का निष्कासन हुआ, वन में जंगल में लवकुश का जन्म होता है, माँ वहां शिक्षा देती है धनुर्वेद की। जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं भगवान श्री राम, राजा राम, वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को सीता के वो 2 वन्य कुमार लवकुश बाल्यावस्था में 10-12 वर्ष की अवस्था में वो घोड़ा रोक लेते हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि राम को मार करके मूर्छित कर देते हैं। जब माता सीता आती है तो कहती है तुम्हारे तात है मारना नहीं, पिता है मारना नहीं, तो रुकते हैं। आप बताइए कि वो 2 छोटे बच्चों को जिसको माँ ने पढ़ाया, जंगल में पढ़ाया, माता सीता ने शिक्षा दी, वह कितना बड़ा धनुर्धर था कि राम के ऊपर भारी हो गया। हजारों वर्ष बाद महाभारत काल में, महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले महान धनुर्धर अर्जुन, उनका एक पुत्र था चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन, पूर्वी भारत में था। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, रासु यज्ञ का घोड़ा महाराज युधिष्ठिर का छूटता है और उसके पीछे अर्जुन चलते हैं, तो वह उस घोड़े को अकेले चित्रांगद पकड़ लेता है और युद्ध कर लेता है। जानता नहीं कि हमारे पिता हैं, मूर्छित कर देता है। तो चित्रांगदा दौड़ती है कि बेटे ये तुम्हारे तात हैं। तो हमारे देश में इस तरह के लोग हुए, ऐसे ऐसे बच्चे हुए, तो क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? हमने सोचा नहीं, हमने स्वप्न देखा नहीं। हमारे देश में जो आज भारत देश नाम है, वह शकुंतला पुत्र भरत था, वो भी निर्वासित था। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र था, वो भी जंगल में था और सिंह शावकों के साथ खेलता था। खिलौना था तो सिंह, सिंह के बच्चे या बड़े सिंह। तो हमारे यहाँ ऐसी शक्तियां थी
और ऐसे भी बच्चे थे जो शास्त्रार्थ करने बड़े बड़े विद्वानों से आए तो कहा कि बालो हम जगदानंदो नवमे बाला सरस्वती और पूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्, कि बालो हम, मैं बच्चा हूं। कौन? जगदानंद में बच्चा हूं। नौमे बाला सरस्वती, मेरे अंदर रहने वाली सरस्वती बच्ची नहीं है, वो मां सरस्वती है। बालो हम जगदानंदो नौमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे, मेरा 5 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। वर्णयामि जगत्त्रयम्, तीनों लोगों का मैं वर्णन कर सकता हूं। ऐसे बालक भी हमारे देश में हुए, तो क्या हमारे बच्चे नहीं हो सकते? जब गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह रचना सीख सकता है, तो हमारे बच्चे जन्म लेने के बाद नहीं सीख सकते? खोटा सीख सकते हैं, घर में माता पिता के बाद सारी बात करने सीख सकते हैं, तो क्या उस समय से हम प्ले स्कूल या नर्सरी में उसकी शिक्षा नहीं दे सकते हैं? आपको जानकर ये हैरानी होगी, मैं यह देखता हूं हमारे यहाँ भी 6-7 वर्ष के बच्चे को लेकर पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं अभी प्ले स्कूल का है, तो मैं कह देता हूं मेरे पास अभी प्ले स्कूल नहीं है, आप प्ले स्कूल ले जाएं, क्योंकि आपकी मानसिकता प्ले स्कूल की है। आप अभिभावकों को बता रहा हूं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी प्ले स्कूल के विषय में जाने कि प्ले स्कूल का समय है 15 महीने से लेकर 36 महीने तक, मात्र 36 महीना, 12 या 36, 3 वर्ष। जिस दिन 3 वर्ष पूरा हुआ 37वें महीने में वह नर्सरी स्कूल में जाएगा और 15वें महीने से वह प्ले स्कूल में आएगा, जहां खेल कूद में बच्चों के साथ वह पढ़ने की व्यवस्था होती है। तो भी वह 14 महीने तक मां के साथ पढ़ती है। बच्चा पढ़ता है, वो सब कुछ सीखता है, यह आपको जानना होगा। और जब तक इस तरह से अभिमन्यु की तरह हम गर्भ से नहीं पढ़ना सीखेंगे या घर से नहीं सीखेंगे, माता पिता वहां से नहीं पढ़ाना सीखेंगे, तब तक हमारा भारत दूसरों पर आश्रित रहेगा और हम स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। दुनिया भले जानेगी स्वतंत्र है, लेकिन जब भी मैं किसी पर आश्रित हूं तो मैं गुलाम हूं, चाहे वह अनाज पर हो कि चाहे वह बुद्धि के रूप में हो, बौद्धिकता में हो, शिक्षा में हो, उद्योग में हो, कृषि में हो, किसी भी उपकरण में हो। अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं तो हम गुलाम हैं और हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको उस ग्लोबल सोच की ओर ले जाना चाहता हूं, वैश्विक सोच की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां आप जाकर के अंततः वह सीख सके। मैं केवल किसी सरकारी दफ्तर में आपको कोई जॉब देने के लिए नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो शिक्षा जगे वह अगल बगल में जो अशिक्षित है उसको भी शिक्षा दे सके। मैं स्वतंत्रता दिवस पर यही संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं या हमारा विद्यालय जीवित है, वह हमारे मिशन पर चले और बच्चों में एक स्वतंत्रता की भावना, स्वावलंबन की भावना, अपने पैरों पर खड़े होने की भावना, एक उद्योग धंधे लगाने की भावना, देश को एक नई दिशा देने की भावना तुम्हारे अंदर पैदा करता रहूं और तुम्हारे अंदर जगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।